नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज़ हमने जो शुरू की थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस की एक सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस सीरीज़ में हम पहले 2 वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। दिस इज़ अवर थर्ड वीडियो इन द सीरीज़ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वी आर कवरिंग MCQs क्वेश्चन इन दिस सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, हम MCQs क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। हम इससे पहले 2 वीडियोस विक्टोरियन एज और रोमांटिक एज पर हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, ये हमारी जो थर्ड वीडियो है एलिजाबेथन एज पे है। चलिए बिना किसी समय को गवाए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं एलिजाबेथन एज और द एज ऑफ शेक्सपियर। ये दोनों ही टाइम पीरियड जो हैं जी, या तो इसे हम एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं और एलिजाबेथन एज भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो नोट कर लेते हैं, 1558 टू 1603। जी हाँ दोस्तों, इट शुड बी क्लियर द टाइम लाइन ऑफ द एलिजाबेथन एज इज़ 1558 टू 1603। 1558 पर एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी वो क्वीन बनी थी इंग्लैंड की, और वो 1603 तक रही थी। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज ऑन योर स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हु यूज द फ्रेज स्टिल वैक्स्ड बर्मुदाज फॉर द इमॉर्टल पेजेस ऑफ हैक्लुट। दोस्तों, ये फ्रेज इस्तेमाल किया गया है स्टिल वैक्स्ड बर्मुड्स फॉर द इमॉर्टल पेजेस ऑफ हैक्लुट। ऑप्शंस आर सर थॉमस याट, रिचर्ड क्रैशियो, विलियम शेक्सपियर, साइरल टर्नर। तो दोस्तों, ये करेक्ट आंसर इज सी, विलियम शेक्सपियर। जी हाँ दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने ये फ्रेज़ का इस्तेमाल किया है। बर्मुड्स का मतलब यहाँ पर बर्मुडा के लिए इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बर्मुडा जो ग्रुप ऑफ आइलैंड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये दोस्तों द टेम्पेस्ट में इन्होंने इसे इस्तेमाल किया है, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 2। बिटवीन 1590 एंड 1593 द थिएटर वर क्लोज्ड ओइंग टू। दोस्तों, 1590 और 1593 के बीच जो थिएटर क्लोज हो गए थे, बंद हो गए थे, उनका क्या कारण है? दोस्तों, पहले से ही क्वेश्चन पेपर पर कुछ टिक लगे हुए हैं, निशान लगे हुए हैं, आप उन पर ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और ऑप्शन आपको देखिए। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन हम आपको सारी बता देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे दोस्तों। चलिए, ऑप्शन हैं आपके स्क्रीन पर। डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द एलिट्स, डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द पीपल, एक्टर्स एंड नाइट्स। दोस्तों, इसका सही आंसर सी है। और आपको एक बात और पता होगी 1593 के बारे में। 1593 में प्लेग भी आ गया था दोस्तों। जी हाँ, ड्यू टू दिस प्लेग ऑल द थिएटर्स वर क्लोज्ड। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। Next question on your screen is the most important anti-dramatic book of Elizabethan period was। Elizabethan period में जो सबसे ज़्यादा anti-dramatic book लिखी गई है उसका नाम आपको बताना है। सिडनी की Apology for Poetry, स्पेंसर द शेपर्ड्स कैलेंडर, और थर्ड है गॉसन स्कूल ऑफ एब्यूज, डंस सीडियोमेट्रा। तो दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों है सी, गॉसन्स स्कूल ऑफ एब्यूज। स्टीफन गॉसन के बारे में बात कर लेते हैं। एंटी थियोरेटिकल राइटर हैं, और स्कूल ऑफ एब्यूज जो इनकी आई थी वो दोस्तों 1579 में आई है। इसका पूरा नाम है अ स्कूल ऑफ एब्यूज कंटेनिंग अ प्लीजेंट इन्वेक्टिव अगेंस्ट पोएट्स, पाइपर्स, प्लेयर्स, जेस्चर्स एंड सच लाइक कैटरपिलर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। 1579 में बुक आई थी दोस्तों। ये बुक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और इसी के जवाब में, इसी के रिस्पॉन्स में सिडनी ने लिखी थी एपोलॉजीज फॉर पोएट्री, ठीक है, या पोइजी। चलिए दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। दोस्तों, ऑप्शन दिए हैं खुडी, कॉलिन, क्लाउड एंड पेरिगॉट आर द पेस्ट्रल कैरेक्टर्स इन। दोस्तों, ये 3 कैरेक्टर आपके स्क्रीन पर हैं क्वेश्चन में, और पूछा गया है कैरेक्टर्स कहाँ आते हैं। जॉर्डन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, एडमंड स्पेंसर प्रोथेलेमियन, एडमंड स्पेंसर शेपर्ड्स कैलेंडर, और जॉर्ज गैस्कॉन्ज द स्टील ग्लास। तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5,
का सी आंसर सही है दोस्तों, एडमंड स्पेंसर, द शेपर्ड्स कैलेंडर। आइए दोस्तों शेपर्ड्स कैलेंडर के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका जो चौथा हमारा क्वेश्चन है, शेपर्ड्स कैलेंडर सबसे पहले किस ईयर में आई थी? ये 1579 में दोस्तों ये आई है। इसमें 12 पार्ट्स में इन्होंने ये डिवाइड की थी, एंड दीज 12 पार्ट्स वर नेम्ड आफ्टर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में जो हमारे 12 मंथ होते हैं उन्हीं के ऊपर इन्होंने 12 पार्ट्स इसके दिए थे। और ये डेडिकेट किसे की थी दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इट वॉज डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी। जी हाँ दोस्तों, इसे लिख लीजिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट वॉज डेडिकेटेड टू सर फिलिप सिडनी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, another important question. The book Seventh of the Fairy Queen was published in 1589, 1596, after Spencer's death or before 2 years of Spencer's death. दोस्तों फेरी क्वीन बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरी क्वीन के बारे में जान लेते हैं। जो फेरी क्वीन है हमारी दोस्तों, इसका जो पब्लिकेशन हुआ है 1590 और 96 के बीच में 6 बुक्स पब्लिश हुई थी, और इसकी जो 7th बुक है वो बाद में पब्लिश हुई है। तो दोस्तों आप इसे इसे लिख लीजिए, 1590 में फर्स्ट 3 बुक्स इसकी पब्लिश हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1596 में इसकी 4th to 6th ये 3 बुक इसकी पब्लिश हुई थी दोस्तों। एंड द 7th वन विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, द 7th बुक वॉज पब्लिश्ड, 7th बुक इट वॉज पब्लिश्ड इन 1609। जी हाँ दोस्तों, जो 7th थी, तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर आफ्टर स्पेंसर डेथ। तो दोस्तों ये ज़रूर याद रखिएगा, ये जो 6 पब्लिश हुए थे इसके पार्ट, दे वर पब्लिश्ड व्हेन राइटर स्पेंसर वाज अलाइव। 1590 में 3 पार्ट पब्लिश हुए थे, 15 आफ्टर 6 years रेस्ट 3 पार्ट्स वर पब्लिश्ड, एंड 7th पार्ट वाज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ इन 1609। चलिए दोस्तों आगे इसके बारे में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हम ध्यान रखते हैं। एक दोस्तों स्पेंसेरियन स्टेंजा का आपने नाम सुना होगा। इट वॉज इन्वेंटेड बाय स्पेंसर इन द सेम पोएम, एंड इट इज़ अ 9-line स्टेंजा। 8+1 लाइन इसमें होता है। इसका जो फॉर्मेट है, 8 iambic pentameter लाइन आर फॉलोड बाय अ सिंगल एलेक्जेंड्राइन। और ये जो एलेक्जेंड्राइन होती है, जो हमारी एक लाइन है लास्ट की, इट इज़ एन एम्बिक हेक्सामीटर। जी हाँ दोस्तों, ये जो 8 लाइन्स है ये एम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। और एम्बिक में हमने बताया था, इसे याद करने का हमने एक फार्मूला है, यूएसए व्हेन अनस्ट्रेस्ड सिलेबस इज फॉलोड बाय एन स्ट्रेस्ड सिलेबल, इट इज़ यूएसआई से इसे हम याद कर लेते हैं, इट इज़ एम्बिक। ठीक है दोस्तों, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद, ऐसे हम दोबारा बता देते हैं, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद जब भी स्ट्रेस सिलेबल आएगा तो इट इज़ नॉन एज एम्बिक। ठीक है दोस्तों, और एम्बिक यहाँ पर पेंटामीटर का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर हमने स्पेंसरियन, चौसरियन स्टेंजा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक MCQ सीरीज़ है जो आप देख रहे हैं अभी, उसकी दूसरे 2 वीडियोस ऑलरेडी वहाँ पर हमने पोस्ट कर दिए हैं। और दोस्तों TGT, PGT, GIC, LT, JDC, नेट, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी अगर आपकी है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का PDF भी आपको मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 is on your screen. Who lived in Ireland for 18 years and serving the English government in more than one capacity? जिसने बहुत सारे पदों पर अलग अलग काम किया है, और वो व्यक्ति कौन है जो 18 साल तक कहाँ रहा था दोस्तों? आयरलैंड में रहा है। थॉमस कैरियो, जॉन डन, एडमंड स्पेंसर और विलियम शेक्सपियर। दोस्तों योर करेक्ट आंसर इज एडमंड स्पेंसर, सी। इन जुलाई 1580 स्पेंसर सेंड टू आयरलैंड। दोस्तों 1580 में इन्हें आयरलैंड भेज दिया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा टिल हिज डेथ he was there. In between he came to England to publish his famous book फेरी क्वीन। ठीक है दोस्तों,
ये आपको याद रखना है। ही वॉज बरीड इन पोएट्स कॉर्नर इन वेस्ट मिनिस्टर एबे, ये भी याद रखना। इनकी मृत्यु लंदन में हुई थी 1599 में, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ही वॉज डाइड इन लंदन, ठीक है, एंड ही वॉज बरीड इन पोएट्स कॉर्नर इन वेस्ट मिनिस्टर एबे। Next question, question number 7. Another important question. For whom's death Ben Jonson stated the phrase for lack of bread? किसके बारे में बेन जॉनसन ने ये कहा था कि वो रोटी की कमी की वजह से मर गया, यानी गरीबी में, भुखमरी में उसकी मृत्यु हुई? सर थॉमस एट, जॉन डन, एडमंड स्पेंसर, एंड्रयू मार्वेल। योर आंसर इज सी, एडमंड स्पेंसर। जी हाँ दोस्तों, एडमंड स्पेंसर के बारे में एलिजाबेथन एज के दूसरे फेमस राइटर बेन जॉनसन, उन्होंने कहा था ही वॉज डाइड फॉर द लैक ऑफ ब्रेड, वो रोटी की कमी की वजह से मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। विच वॉज द फर्स्ट प्ले इन सैनिकन फॉर्म? दोस्तों पूछा गया सैनिकन फॉर्म में कौन सा प्ले था? गॉर्बोडक, द ओल्ड वाइफ्स टेल्स, डॉक्टर फॉस्टस, कैम्पैसेस, कैंपास पे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका आंसर बताना है। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर ए गॉर्बोडक। गॉर्बोडक के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें हम जान लेते हैं दोस्तों। इट इज़ नॉन एज द फर्स्ट ट्रेजेडी। दोस्तों ये फर्स्ट ट्रेजेडी के तौर पे भी जानी जाती है, इंग्लिश में लिखी हुई है। और एक चीज़ और याद रखना है, आपने ब्लैंक वर्स का नाम सुना है? जी हाँ दोस्तों, ब्लैंक वर्स का जो सबसे पहली बार यूज़ हुआ था फॉर ड्रामा लिखने के लिए, जो बाद में आगे चलकर जिसका मार्लो ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, शेक्सपियर ने बहुत उसे किया है, मार्लोज माइटी लाइंस भी कहा बेन जॉनसन ने, जिसे वो ब्लैंक वर्स सबसे पहले अगर इंग्लिश में किसी प्ले में यूज़ हुई थी तो दैट इज़ गॉर्बोडक। फेरिक्स पॉरिक्स इसका जो है दूसरा नाम भी है या सबटाइटल कह सकते हैं, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1561। जी हाँ दोस्तों, दो चार चीज़ें इससे जुड़ी हुई आपको पता लग गया है। सैनिकन फॉर्म है, सैनिकन मतलब रिवेंज ट्रेजेडी एक तरीके से हम कह सकते हैं। सैनिकन जो है, सेनेका राइटर थे दोस्तों, रोमन फिलोसफर भी हैं, ट्रेजेडी ये लिखते थे। और रिवेंज ट्रेजेडी बेसिकली इनकी जो फॉर्म है, और इसे सबसे पहले इंग्लिश में जो था कॉपी किया गया गॉर्बोडक के फॉर्म में, और ब्लैंक वर्स की जो शुरुआत हो गई थी, ठीक है, ड्रामा में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट सारी इससे रिलेटेड थी जो हमने आपको बता दी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु बिगेन द ट्रेडिशन ऑफ द रिवेंज प्ले? असल मायनों में जो रिवेंज प्ले की स्टार्टिंग अगर इंग्लिश लिटरेचर में किसी ने की है तो वो कौन है? जॉर्ज पील, सैमुअल डेनियल, फिनिस फ्लेचर, थॉमस किड। तो दोस्तों योर आंसर इज डी। आपने नाम सुना होगा द स्पेनिश ट्रेजेडी का, इट वॉज रिटन बाय किड। ठीक है दोस्तों, किड ने लिखा था। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म इन 1592। 1592 में स्पेनिश ट्रेजेडी जो लिखी थी वो थॉमस किड ने लिखी थी, एंड इट सेट द ट्रेडिशन ऑफ अ रिवेंज प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों ये जो थॉमस किड हैं ये यूनिवर्सिटी विट्स के इंपॉर्टेंट राइटरों में से एक हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। who were very much fond of the great figures like Muhammad and Timberland for heroic theme? मोहम्मद और टिम्बरलन किसकी थीम हुआ करती थी? ऑल पोस्ट जोसेरियन ड्रामेटिस्ट, थॉमस कैम्पेन एंड सैमुअल डेनियल, यूनिवर्सिटी विट्स, या नन ऑफ दीज? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो सी है, यूनिवर्सिटी विट्स के फेमस जो थीम्स हुआ करती थी। टिम्बरलन द ग्रेट आपको पता होगा क्रिस्टोफर मार्लो का एक फेमस प्ले है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन योर स्क्रीन। ऑलमोस्ट द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द राइटर्स ऑफ रियल कॉमेडीज इन प्री शेक्सपियरियन ड्रामा। दोस्तों अगर प्री शेक्सपियरियन ड्रामा की हम बात करें तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी विट्स हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्री शेक्सपियरियन में यूनिवर्सिटी विट्स आ जाते हैं। उसमें जो कॉमेडी के लिए जाना जाता है, जो नाम एक नाम ऐसा है जिसने सिर्फ कॉमेडीज़ लिखी हैं और कॉमेडीज़ के लिए ही फेमस है, वो नाम होता है दोस्तों जॉन लिली का। एंड जॉन लिली इज़ नॉन फॉर हिज रियल कॉमेडीज़। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जॉन लिली इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। चलिए दोस्तों आगे बढ़ देते हैं। जॉन लिली का टाइम पीरियड अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, 1553 से लेकर 1606। ठीक है, और ये ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द वुमेन इन द मून गिव्स अस द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी का जो फर्स्ट एग्जाम्पल कहीं हमें देखने को मिलता है दोस्तों, तो उसका नाम है द वुमेन इन मून। और ये वुमेन इन मून जो है ये जॉन लिली ने लिखा था दोस्तों। जी हाँ, इट इज़ रिटन बाय जॉन लिली।
जॉन लिली ने जो लिखा था ये ब्लैंक वर्स में लिखा है दोस्तों, प्ले। बेसिकली ब्लैंक वर्स में लिखते नहीं थे, लेकिन ये प्ले इनका ब्लैंक वर्स के लिए जाना जाता है। और दोस्तों जॉन लिली को यूफिज्म के लिए भी जानते हैं। यूफिज्म का जो द एनाटॉमी ऑफ विट था, इनका जो वर्क था, अगर हम इनकी बात करें दोस्तों, जॉन लिली की हम बात करते हैं, यूफिस जो था एनाटॉमी ऑफ विट 1578 में, यहीं से यूफिज्म आया था। ठीक है, किसी बुरी बात को अच्छे ढंग से कहने का जो तरीका था, यूफिज्म उसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, देख लेते हैं। द ओल्ड वाइफ्स टेल, अ क्लेवर सटायर ऑन द पॉपुलर ड्रामा ऑफ द डे वाज रिटन बाय। ओल्ड वाइफ्स टेल जो दोस्तों, इसे 1595 में ये वर्क आया था। और ये किसने लिखा था दोस्तों? ये लिखा था जॉर्ज पेल ने। दोस्तों अब मैं सिर्फ आपका, ताकि समय ज़्यादा वेस्ट ना हो, जो करेक्ट ऑप्शंस है मैं उसी पर ज़्यादा फोकस करूँगा, और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो आप ये लिख सकते हैं द ओल्ड वाइफ्स टेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ग्रीन हु इज सेड टू हैव डायड आफ्टर एन orgy इन द लंदन एल हाउस wrote which of the following plays। दोस्तों रॉबर्ट ग्रीन ने इनमें से कौन सा प्ले लिखा था, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। द वाउंड्स ऑफ द सिविल वार, अल्फोंसस किंग ऑफ एरागन, कॉर्नेलिया, द जी ऑफ माल्टा। तो दोस्तों 14 का जो आंसर है ये आपका है ए। जी हाँ दोस्तों, ए इज़ योर आंसर। इनकी जो डेथ हुई थी वो लंदन में हुई थी, एक ऑर्जी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कैम्ब्रिज के स्कॉलर हैं और इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी बिट्स राइटर हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों इस पर टिक। ये हर जगह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, नेट, GID, GDC, GIC, TGT, PGT, UPHSC। थॉमस नैश द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखिएगा। और इसका जो सबटाइटल है, द लाइफ ऑफ जैक विल्सन 1594। अप्रोच टेल इज इम्पॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल, ट्रेजेडी, सटायर और हीरोइक प्ले। दोस्तों अगर ये सबसे पहले नॉवल का जो, एक तरीके से कह सकते हैं पिकासो नॉवल का जो स्टार्टिंग हुई थी, तो इसी नॉवल से उसे माना जाता है। पिकासो नॉवल इज अ जर्नी ऑफ अ लॉ कैरेक्टर, सोशल। दोस्तों लोअर क्लास से बिलोंग करने वाला एक कैरेक्टर पिकासो नॉवल होता है, उसके एडवेंचर उसमें दिखाए जाते हैं। जैसे डॉन क्विजिटो इसी का एक एग्जाम्पल है, डिकेंस का पिकविक पेपर्स इसी का एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। थॉमस लॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली सर्वाइविंग प्ले एंटायरली हिज ओन। थॉमस लॉज का कौन सा ऐसा वर्क है जो आपको देखने के लिए मिल जाता है? रोजालैंड, ऑरलैंडो, फ्योरियोसो, हेनरी सिक्स, द वाउंड्स ऑफ द सिविल वॉर। तो दोस्तों जो हमारा इसका 16 का आंसर है, 16 का आंसर हमारा ए है, रोजालैंड यूफियस गोल्डन लेगेसी। लेगेसी मतलब दोस्तों विरासत होता है। अप्रोज रोमांस, ये क्या है दोस्तों? रोमांस है, प्रोज है, रोमांस है, लॉज के द्वारा लिखा हुआ है, थॉमस लॉज का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, थॉमस किड कॉर्नेलिया 1593 इज अ ट्रांसलेशन फ्रॉम। ये जो थॉमस किड का वर्क है दोस्तों, ये एक ट्रांसलेशन है। और ये ट्रांसलेशन कहाँ से आया है दोस्तों? अगर हम इसमें देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारे राइटर हैं, रॉबर्ट गैर्नियर एक फ्रेंच ड्रामेटिस्ट हैं और पोएट हैं, उन्होंने वर्क लिखा था कॉर्नेलिया, उसी का इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। तो दोस्तों हमारा जो ए आंसर है वो इसका ठीक है। सोफोक्लीज मोरालिटी प्ले कुछ नहीं है। द फ्रेंच सैनिकन, गैर्नियर जो इनके राइटर का नाम है, रॉबर्ट गैर्नियर, इनका एक वर्क था जिसे इन्होंने कॉपी या किया था, या कह सकते हैं ट्रांसलेट किया था। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने ये बता दिया है आपको, ये फ्रेंच राइटर थे दोस्तों, फ्रेंच से इन्होंने इसे कॉपी किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रिगार्डिंग हिज यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स, हु कॉइंड द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन। दोस्तों फटाफट से इसका आंसर कीजिए, मैंने इसका पहले आंसर बताया था। जी हाँ, एग्जैक्टली सी, बेन जॉनसन इज द करेक्ट आंसर। बेन जॉनसन ने कहा था मार्लोज माइटी लाइन। और दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन ये भी है, अगर आप ये बता सकते हैं ये इन्होंने कब कहा था और कहाँ कहा था, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो वीडियो में आगे या लास्ट में हम इसका आंसर आपको ज़रूर दे देंगे। और
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्लैंक वर्स के लिए मार्लो ने ब्लैंक वर्स को बहुत अच्छे से अपने सभी ड्रामाज में यूज़ किया है। तो जो बेन जॉनसन थे उन्होंने इसके लिए कहा था ये मार्लोज माइटी लाइन है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द मार्लोज ड्रामा और राइटिंग स्टाइल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। एथामोर द सेकंड विलन अपीयर्स इन। एक एथामोर नाम का कैरेक्टर है और ये विलन है और ये कौन से प्ले में आ जाता है? मार्लो द जियो ऑफ माल्टा, मार्लोस चैम्बरलाइन द ग्रेट, किड का स्पेनिश ट्रेजेडी है मार्लोस का, एडवर्ड सेकंड। तो दोस्तों जियो ऑफ माल्टा, जियो ऑफ माल्टा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1589-90 में ये प्ले आया था दोस्तों। इसके जो मेन कैरेक्टर है बैराबेस, ज्यूइश मर्चेंट था वो, ठीक है दोस्तों। और उसी को इन्होंने फिर उनको इन्हीं का एक सर्वेंट था एथामोर। तो दोस्तों एथामोर को अगर देखें तो स्लेव के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। तो ये जियो ऑफ माल्टा में था और हीरो जो मेन कैरेक्टर है उसका ये स्लेव दिखाया गया है। ये दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने कौन सा जो उनका वर्क था वो अधूरा छोड़ दिया था? द ट्रेजेडी ऑफ डीडो, क्वीन ऑफ कार्थेज, द मैस्कर एट पेरिस, एडवर्ड सेकेंड, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों मैसेकर एट पेरिस मतलब नरसंहार जो हुआ था पेरिस में, ये जो इनका वर्क है बी, ये इनका अधूरा रह गया था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक लाइन दी है, दैट आई हैव सेंट फ्रॉम सेंडरी फाउंटेन फील्ड्स टू स्प्रेड माई फेम थ्रू हेल एंड अप टू हेवन। मार्लोज रोड दीज लाइन इन। मार्लो ने कहाँ पे ये लाइन लिखी है दोस्तों? आंसर इज टेम्बरलैन द ग्रेट। और टेम्बरलैन ग्रेट दोस्तों दो पार्टों में, अगर आपको पता हो तो ये जो है पार्ट 1 की लाइन्स है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट। एक्ट 5 का सीन फर्स्ट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका। टेम्बरलैन द ग्रेट वॉज पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स एंड दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पार्ट 1 एक्ट 5 सीन फर्स्ट। Let's move to the next question. Question number 22 on your screen. Sir Philip Sidney, the defense of poesy was published in। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये डिफेंस ऑफ पोएजी। मैंने पीछे भी इसे बता दिया था, गॉसन के रिप्लाई में इन्होंने लिखा था। और ये कब पब्लिश हुआ है आपसे पूछा गया है, पब्लिशिंग ईयर। तो दोस्तों जो इसका पब्लिशिंग ईयर है वो आपके स्क्रीन पर है 1595। और ये लिखा कब गया था? इट वॉज रिटन अराउंड 1580। जी हाँ, 79 में गॉसन की आई थी, ठीक है, गॉसन की बुक आ गई थी स्कूल ऑफ एब्यूज़, और उसी के नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट इन्होंने लिख दिया था इसे। और एक चीज़ और है, जो गॉसन ने वो जो बुक थी उनकी वो किसे डेडिकेट की थी? जी हाँ दोस्तों, गॉसन ने स्कूल ऑफ एब्यूज़ डेडिकेटेड की थी फिलिप सिडनी को, और फिलिप सिडनी की जिम्मेदारी बनती थी उसका जवाब दें। एंड इन द रिस्पॉन्स ही रॉट द डिफेंस ऑफ पोएजी। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ। इसे डिफेंस ऑफ पोएजी को एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री भी कहा जाता है। 1580 में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, पब्लिश हुई थी 1595 में। जी दोस्तों जो इसका आंसर भी है रिप्लाई टू द स्टीफन गॉसन्स द स्कूल ऑफ एब्यूज़ 1579 में जो आई थी, और उन्होंने ये सही डेडिकेटेड की थी। ये फेमस कॉर्टियर हैं, स्कॉलर हैं, सोल्जर हैं, इनके बारे में हम जानते ही हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है, आसान है आपके लिए, अब आप इसे बता देंगे। सिडनीज डिफेंस ऑफ पोएजी इज अ प्रोज एसे विच आंसर्ड। किसका जवाब था ये? जी हाँ दोस्तों, विदाउट एनी डाउट ए इज द करेक्ट आंसर, स्टीफन गॉसन द स्कूल ऑफ एब्यूज एंड इट केम इन 1579। अब तो ये याद हो गया होगा आपको। एंड इट वॉज डेडिकेटेड टू सिडनी। जी हाँ दोस्तों, अब ये आपको इसमें ये ध्यान रखने की बात है, और ये सिडनी को इन्होंने डेडिकेट की थी और सिडनी ने इसके रिप्लाई में से लिख दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फर्स्ट लॉन्ग प्रोज वर्स पेस्ट्रल रोमांस इन इंग्लिश रिटन फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द लव प्लॉट एंड द फीमेल कैरेक्टर्स इन फिक्शन। तो दोस्तों कौन सा था जो वर्स, उस समय देखो दोस्तों एलिजाबेथन एज में जो थे या तो ड्रामा लिखा जा रहा था या सोनेट्स या पोइट्री, ठीक है। उस समय जो रोमांस लिखे गए, यानी एक तरीके से कह सकते हैं जो नॉवल का बेस बनने वाला था आगे चल के, पेस्ट्रल रोमांस जो था वर्स, प्रोज वर्स, ठीक है दोस्तों, कंबाइंडली मिलाकर लिखा गया था, वो कौन सा वर्क है? फिलिप सिडनी का था द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रॉक्स आर्केडिया। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। और ये कब आया था दोस्तों?
1585 में ये वर्क आया था, इसे याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, सर फिलिप सिडनी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला ब्रॉट आउट इन 1591। उसमें बताना है कि क्या था। सीक्वेंस ऑफ 108 सोनेट्स, 208 सोनेट्स, 350, 1350। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। स्ट्रोफेल एंड स्टेला जो था, इनका वर्क था दोस्तों, जी हाँ, 108 इसमें सोनेट्स थे, बिल्कुल करेक्ट हैं। 16 सॉन्ग्स भी थे दोस्तों, प्लस 16 सॉन्ग्स। अगर आज के टाइम में ये क्वेश्चन आता है तो दोनों चीज़ें पूछ ली जाती हैं। एल साहब से पूछ लिया जाएगा 108 सोनेट्स हैं और सॉन्ग्स कितने थे, तो आपको पता होना चाहिए। दिस कंटेन्स स्ट्रोफेल एंड स्टेला कंटेन्स 108 sonnets plus 11 songs which came in 1591। ठीक है दोस्तों। एस्ट्रोफेल का मतलब होता है लवर ऑफ स्टार, याद रखिएगा, और स्टेला मतलब होता है स्टार, यानी स्टार का लवर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सर फिलिप सिडनी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला इज इंस्पायर्ड बाय या डेडिकेटेड टू, या किसके लिए इन्होंने लिखा था, देख लेते हैं। पेनालॉप डेवरिक्स, सर वाल्टर रैले, फिलिप डी मॉर्ने, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इनकी जो लवर थी पेनालॉप, उन्हीं के लिए इन्होंने लिखा था। और पेनालॉप अगर हम देखें तो ये स्टेला को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। और जो सिडनी है वो खुद किसे करते हैं, स्ट्रोफेल को। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। पहले ही हमने बता दिया, अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। स्ट्रोफेल एंड स्टेला। स्ट्रोफेल हैज़ अ नेम, क्या होता है, लवर ऑफ स्टार या स्टार लवर, ये तो हमने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है दोस्तों, स्टेला का मतलब भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों फिर से बता देता हूँ, स्ट्रोफेल मतलब होता है लवर ऑफ स्टार या स्टार लवर, स्टेला मीन्स होता है स्टार यहाँ पर। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया है स्टार कौन है, स्टेला हो गई पेनेलोप, और स्टार कौन, लवर ऑफ स्टार कौन हो गए, फिलिप सिडनी हिमसेल्फ। Now comes the question number 29. In the first phase of his life, he was extremely unpopular in England. About whom we are talking? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अपने वो बहुत ही बदनाम रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वाल्टर रैले हैं, फिलिप सिडनी है, थॉमस नेच है। दोस्तों वाल्टर रैले वो जेल भी गए थे क्योंकि उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी कि क्वीन की मर्ज़ी के बिना। फिर उन्हें इस शर्त पर आज़ादी दे दी थी कि वो नई जगह घूमेंगे। तो दोस्तों उस समय पर ऐसा कर दिया जाता था, कैदियों को छूट दे दी जाती थी कि वो अपनी एक लंबी समुद्र यात्रा पर निकल जाते थे और वो नई जगह की तलाश करते थे, तो उनकी सज़ा माफ़ भी हो जाती थी। कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हुआ था। तो वॉल्टर रैले वो व्यक्ति हैं, और ये सोल्जर भी थे, स्पाई भी थे, राइटर भी थे। ठीक है दोस्तों, ये सीक्रेटली मैरिड टू एलिजाबेथन थ्रॉकमॉर्टन, और फिर ये सर्च सिटी ऑफ गोल्ड की सर्च पे भी निकल गए थे। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में हैं, और ये अनपॉपुलर थे काफ़ी, मतलब बदनाम थे एक तरीके से आप कह सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें थोड़ा सा एक चेंज करना है। द हिस्ट्री ऑफ वॉर नहीं है दोस्तों, ये इट इज़ नॉट वॉर, द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड जो इनका एक वर्क था, और उसमें इन्होंने लिखा था वो 5 बुक्स में। दोबारा से मैं लिख देता हूँ, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, और ये 5 बुक्स में आया था दोस्तों। जी हाँ, ये याद रखना। और ये कब लिखा था, जब ये जेल में थे। रिटन इन प्रिजन 1604 to 1610, ऑन विच 1 वॉल्यूम वॉज पब्लिश्ड इज अ फेमस बुक बाय वाल्टर रैले की फेमस बुक है दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज पब्लिश्ड इन 5 बुक्स। और ये कब लिखी थी, जब ये जेल में थे। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्क है, इंपॉर्टेंट इनका, वाल्टर रैले का। हु इज़ कंसिडर्ड द अर्ली प्रोजेंटर ऑफ द नॉवल। प्रोजेंटर बोल देते हैं दोस्तों आरंभ करता, यानी शुरुआत किसने की थी। तो हमने थॉमस नैश के बारे में आपको बताया था दोस्तों। द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन इनका वर्क था 1594-95 में जो आया था। हमने बताया था इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट पिकारेस्क्यू नॉवल ऑफ इंग्लिश। पिकारेस्क्यू का मतलब भी हमने बता दिया था, गरीब तबके से जो लोग होते हैं उनकी एक यात्रा दिखाई जाती है, पूरी यात्रा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, पोएम्टा। पोएम्टा दोस्तों जो ये एक वर्क है, आप इसे कह सकते हैं लैटिन जो है, ये पोएम का लैटिन है। इंग्लिश में अगर इसे कहेंगे तो हम पोएम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और पोएमेटा 1595 एन एडमायरेबल लैटिन वर्स कलेक्शन है एक्चुअली दोस्तों, ये इन्होंने कलेक्ट की थी, विच रिवील्स ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल्स, इज रिटन बाय, इट वॉज रिटन बाय थॉमस कैम्पेन। दोस्तों थॉमस कैम्पेन ने इसे लिखा था, और ये पोएमेटा वर्क है लैटिन, और इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, पोएम कहेंगे। जी हाँ दोस्तों,
कुछ नाम आपको नए पहली बार सुनने को मिल रहे होंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हैं। कई बार जो माइनर राइटर्स पे क्वेश्चन आते हैं, माइनर वर्क्स पे आते हैं, वो सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये कलेक्शन है दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, और आने वाले टाइम में आप किस राइटर, किस एज पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। योर अप्रिशिएशन इज़ आवर ओनली मोटिवेशन। आपकी जो आप हमें रेस्पॉन्स करते हैं वही हमें मोटिवेट करता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए, इसलिए कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी जल्दी हमें 50 क्वेश्चन कराने हैं दोस्तों, पूरा करते हैं। शेक्सपियर रोट इज पोएम वीनस एंड एडोनिस इन द पैटर्न ऑफ। दोस्तों जो वीनस एंड एडोनिस है, सबसे पहले तो इसका ईयर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पोएम है। चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं। एडोनिस कौन सी? एडोनिस सुनते ही आपके दिमाग में भी चले आ जाते हैं। जी हाँ, जॉन किट्स के लिए उन्होंने एडोनिस नाम से क्या लिखा था? एलिजी लिखी थी। चलिए उसे थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। 1593 में इनका ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो आया था दोस्तों। जी हाँ, एंड इट वॉज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा। तो दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देते हैं, इसकी राइमिंग स्कीम आपको और बता देते हैं। ए बी सी सी, पॉज करके ज़रूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है, और ये कहिए कि फर्स्ट वर्क जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को फेमस बना दिया था एज ए पोएट। जी हाँ दोस्तों, सोनेट्स इनकी बाद में पब्लिश हुई थी, लेकिन इनकी जो पहली नैरेटिव पोएम थी विनस एंड एडोनिस, विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1593। In this poem, he used the 6-line stanza and the rhyme scheme of the stanza is A B C C। दोस्तों याद रखिएगा, फर्स्ट पब्लिकेशन था इनका। और दोस्तों वीनस कौन है? गॉडेस ऑफ लव। जी हाँ दोस्तों, वीनस कौन है? गॉडेस ऑफ लव। ठीक है दोस्तों, और एडोनिस है एक यंग हैंडसम मैन है जिस पर इनका दिल आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं, याद रख लीजिएगा। और एक अगर आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, इसमें डेडिकेटेड जो है ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जी हाँ, हेनरी वेस्ले को ये दोस्तों पोएम डेडिकेटेड है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन एंड वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। द नेम ऑफ द शेक्सपियर बर्थ प्लेस, कहाँ पैदा हुए थे जी? सब सही जवाब है, सभी को पता है दोस्तों। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन ओवन कर लीजिएगा इसे। जी हाँ, ऑन की जगह अपॉन ओवन। ठीक है दोस्तों, ए इसका करेक्ट आंसर है। और अगर मैं पूछूं तो क्या है, ये सभी को याद होगा, 1564 में पैदा हुए थे और 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। और अगर डेट की बात करें तो बहुत ही कॉमन है, आसान भी है, 23 अप्रैल, इसी दिन आए थे और इसी दिन चले गए। बहुत ही सुखद या दुखद संयोग कह सकते हैं इसे। संयोग तो सुखद ही है, ठीक है, दुखद उनका जाना था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 ऑन योर स्क्रीन, हु अफर्म्ड दैट शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। किसने इनके बारे में कहा कि भैया ज़्यादा नहीं जानते थे स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक, थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखते थे? तो दोस्तों ये इनके मित्र भी थे, परम मित्र थे, बेन जॉनसन, जिन्होंने काफ़ी तारीफ भी उनकी की है। बेन जॉनसन, जी हाँ दोस्तों, बेन जॉनसन इसका करेक्ट आंसर है, ए। क्वेश्चन नंबर 36 ऑन योर स्क्रीन, 1599 a collection of verse with Shakespeare's name on the title page appeared, identify the title। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इनके ड्रामाज और बात करें इनके सोनेट कलेक्शन के अलावा तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। द पैशनेट पिलग्रिमेज, द रेप ऑफ द ल्यूक्रेस, वीनस एंड एडोनिस, नन ऑफ दीज। योर आंसर इज ए। जी हाँ, पैशनेट पिलग्रिमेज। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, 1599। ईयर ज़रूर लिख लीजिएगा। एन एंथोलॉजी ऑफ 20 पोएम्स कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय विलियम जे गर्ड। जी हाँ दोस्तों, और ये एट्रीब्यूटेड थी विलियम शेक्सपियर को, जिसमें 20 पोएम्स थी और कहा जाता है कि उसमें से 5 तो विलियम शेक्सपियर की थी ही। जी हाँ दोस्तों, ये ज़रूर याद रखिएगा। पैशनेट पिलग्रिम किसने लिखा था या किसके नाम से छपी थी? ये शेक्सपियर के नाम से छपी थी 1599 में, और ये इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ 20 पोएम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी को पता है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1609 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज प्रिंटेड बाय, किसने प्रिंट किया था? थॉमस थॉप, बेन जॉनसन, जॉन शेक्सपियर, जॉन मास्टन। दोस्तों थॉमस थॉप ने इसे पब्लिश किया था। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज़ ये याद रखना है कि ये 20 मई 1609 को पब्लिश हुई थी और फॉलोड बाय लॉन्ग पोएम लवर्स कंप्लेंट। जी हाँ दोस्तों, इसमें सोनेट सभी को पता है कितनी सोनेट पब्लिश हुई थी, कितनी सोनेट इन्होंने लिखी थी? 154 सोनेट्स थी शेक्सपियर की।
जी हाँ दोस्तों, शेक्सपियर ने टोटल जो सोनेट्स लिखी थी 154 हैं, और उसमें इसमें एक पोएम और आई थी, द लवर्स कंप्लेंट, द लॉन्ग नैरेटिव पोएम। चलिए दोस्तों, इसके बारे में वैसे तो सभी को पता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। इसमें जो शुरू की 126 पोएम्स थी, वो मिस्टर डब्ल्यू एच को डेडिकेटेड थी। ठीक है दोस्तों, 127 से 152 ये किसे डेडिकेटेड थी? डार्क लेडी को। और दोस्तों लास्ट की जो दो थी 153 और 154, वो क्यूपिड को थी। क्यूपिड इज़ अ ग्रीक लव गॉड। जी हाँ दोस्तों, ये ज़रूर याद रखिएगा। 154 में से स्टार्टिंग 1 से लेके 126 वर डेडिकेटेड टू मिस्टर डब्ल्यू एच। ठीक है दोस्तों, विलियम हर्बर्ट भी इन्हें बहुत से लोग कहते हैं, अर्ल ऑफ एम्ब्रॉक, और या हेनरी वर्सले, अर्क ऑफ साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, दोनों बारे में जाता है। डार्क लेडी थी 27 से 52, और लास्ट की दो क्यूपिड लव गॉड को इन्होंने डेडिकेटेड की थी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो इसके सोनेट्स थे, हमने लगभग कोशिश की सभी आपको बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, शेक्सपियर्स कलेक्शन ऑफ sonnets was dedicated to a certain Mr. W.H. as being the only begetter of the sonnets, the most probable explanation about the speculation of the identity who was he। अंदाज़ा लगाते हैं तो किसे सबसे ज़्यादा करीब पाते हैं, जो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था, विलियम हर्बर्ट, अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक। सबसे ज़्यादा जो क्रिटिक्स का कहना है कि ये शायद परहैप्स, क्योंकि ये भी श्योर नहीं है दोस्तों, इसमें जो इन्होंने मिस्टर डब्ल्यू एच कहा कह दिया है, तो मिस्टर डब्ल्यू एच जो है, डब्ल्यू फॉर विलियम और एच फॉर हर्बर्ट, ये ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, द सेकेंड ग्रुप ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज एड्रेस टू डार्क लेडी। तो दोस्तों डार्क लेडी को पहले तो ये बताइए कि 127 से 152 ये सोनेट्स जो थी वो डार्क लेडी को थी। और डार्क लेडी का नाम जो हम सजेस्ट करते हैं, हम मीन्स क्रिटिक्स के बेसिस पे जो हमें पता है वो है मैरी फिटन। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वो मैरी फिटन थी जिसके लिए इन्होंने डार्क लेडी कहा है और जिसके लिए इन्होंने ये सोनेट्स लिखी हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 ऑन योर स्क्रीन। शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम एंड घोस्ट। दोस्तों अपने किस प्ले में इन्होंने एडम का रोल प्ले किया है और घोस्ट का रोल प्ले किया है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 का ए आंसर करेक्ट है, इसे याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज यू लाइक इट एंड हेमलेट रेस्पेक्टिवली। हेमलेट में दोस्तों इन्होंने घोस्ट का रोल प्ले किया था, और एज यू लाइक इट में इन्होंने एडम का रोल प्ले किया। चलिए दोस्तों, फर्स्ट फॉलियो सभी जानते हैं, फर्स्ट फॉलियो इज द कलेक्शन ऑफ प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर। इट कंटेन्स 36 प्लेज। जी हाँ दोस्तों, 36 आउट ऑफ 37। ठीक है दोस्तों, सभी को पता है टोटल 37 प्लेज लिखे हैं शेक्सपियर ने, उसमें से जो फर्स्ट फॉलियो आया था 1623 में आया था, उसमें 36 प्ले थे। ठीक है दोस्तों, और आपको इसके बारे में जो हमें इम्पोर्टेंट आपको बताना है कि ये जो था किसने लिखा था, किसने कलेक्ट किया था। तो दोस्तों इनके जो फेलो एक तरीके से कहना चाहिए एक्टर्स थे, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डल। दोस्तों ये दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है, जॉन हेमिंग्स और कॉन्डल। ठीक है, 36 प्ले थे, इन दोनों ने कलेक्ट किए थे इनके सारे प्लेस आउट ऑफ 37। इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1623 इन फर्स्ट फॉलियो। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लिया इन्होंने कि जो भैया 36 थे, एक कौन सा छोड़ दिया था आपने, विच वन इज। तो इसमें जो इनका था पेरिक्लीस जो था दोस्तों, बी, पेरिक्लीस वॉज नॉट कलेक्टेड इन द फर्स्ट फॉलियो, तो इट वॉज omitted फ्रॉम द फर्स्ट फॉलियो, एज सो 36 प्लेज, thus 36 प्लेज वर पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फॉलियो। दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है टॉबी बेल्च का। टॉबी बेल्च जो इनका कैरेक्टर है वो कहाँ पर आते हैं दोस्तों? ट्वेल्थ नाइट का जो कैरेक्टर है सर टॉबी बेल्च। ठीक है दोस्तों, इसका नाम दूसरा नाम क्या है और इसे किस नाम से जाना जाता है? व्हाट यू विल। ठीक है दोस्तों, 1601 और 2 के बीच में ये इन्होंने लिखा था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोमन प्लेज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज थे उनका बेस क्या है? ग्रीक एंड रोमन मैथोलॉजीज, हीरोज, नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ पुलट्रैक लाइव्स। दोस्तों पुलट्रैक लाइव्स का जो ट्रांसलेशन था, या रोमन मैथोलॉजी के हीरोशिप, या पेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन। दोस्तों बी आंसर,
जो इनके पुलट्रैक लाइव्स थी, ट्रांसलेशन जो थी नॉर्थ का, वही इनका बेस होता था रोमन प्लेस का। जी हाँ दोस्तों, रोमन प्लेस का जो इनका बेस है वो नॉर्थ का ट्रांसलेशन है पुलट्रैक लाइव की। दोस्तों अगर हम बात करें पुलट्रैक लाइव्स की, तो ये इन्होंने जो ट्रांसलेशन आया था 1580 में आया था, ठीक है। और इसमें 48 बायोग्राफीज़ हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट जो फेमस ग्रीक पर्सनैलिटीज़ हैं 48, और उसी को बेस बनाकर इन्होंने अपने रोमन प्लेस लिखे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों हमने पहले भी कहा था, टिक पर ध्यान मत दीजिएगा। विच इज़ द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। लास्ट प्ले को दोस्तों स्वान सॉन्ग भी बोल देते हैं, और ये क्वेश्चन आया भी है ऐसे। विच इज़ द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, दैट इज़ टेम्पेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ए इज़ योर करेक्ट आंसर। अगर हम इसकी बात करते हैं लास्ट वर्क की, तो टेम्पेस्ट, ए इज़ योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। क्या शानदार डायलॉग है, और ये लिया गया है दोस्तों हेमलेट प्ले से, और ये हेमलेट ने ही बोला है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, एजियस इज अ फेमस कैरेक्टर इन शेक्सपियर। एजियस जो है वो कौन से प्ले में लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सी, मिड समर्स नाइट ड्रीम। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 48। एंड माई पुअर फूल इज हैंग्ड, नो 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 लाइफ, वाई शुड अ डॉग, अ हॉर्स, अ रैट हैव लाइफ, एंड दाउ नो ब्रीद एट ऑल। तो दोस्तों ये जो प्ले है, जो प्ले है जिसमें ऐसे ये हमने डायलॉग लिया गया है, ये है किंग लियर, और ये दोस्तों किंग लियर ने ही बोला है। और ये हम वीडियो के लास्ट में बढ़ गए हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 आ गया है। He was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। दोस्तों शेक्सपियर की तारीफ की है, और ये तारीफ के जो पुलीने बांधे हैं, किसने बांधे हैं, लैम, कॉलरिज, ड्राइडन या जॉनसन। दोस्तों जॉन ड्राइडन, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, इन्होंने ही इनके बारे में कहा है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। शेक्सपियर को कहा है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन से वर्क में कहा है, एन एस्से ऑन ड्रामेटिक पोएजी। जी हाँ, 1668 में एस्से ऑन ड्रामेटिक पोएजी लिखा था, उसी में इन्होंने शेक्सपियर के लिए बात कही थी। दोस्तों टुडेज वीडियोस लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पीस पीस डाउस्ट दो नॉट see my baby at my breast that sucks the nurse asleep, who is the speaker of the dialogue, Cleopatra in Antony Cleopatra। जी हाँ दोस्तों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल यूनिक से थे आपके लिए हम लेकर आए थे इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी आपकी हो तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे जो दो साथी तैयारी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द फिर मिलेंगे। विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो। हम नई वीडियो के साथ आपको फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू सून। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास वीडियो। MCQs क्वेश्चन की ये सीरीज़ हमारी चल रही है, उसमें हम रोमांटिक एज के, रोमांटिक पीरियड के इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम अपने चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि MCQs क्वेश्चन की सीरीज़ में हम पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स पर वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप TGT, PGT, नेट, GDC, GIC या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो इंग्लिश टीचर के लिए होता है, तो आपके लिए चैनल और ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना किसी ज़्यादा समय को गंवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट्स द वीडियो। दोस्तों रोमांटिक पीरियड के जो टाइम लिमिट आपकी स्क्रीन पर है उसे एक बार देख लेते हैं। इट इज़ 1798 to 1830। दोस्तों प्लीज़ करेक्ट दिस टाइम लाइन। इट इज़ 1719 to 1832 जनरली। समवेयर यू कैन फाइंड, यू विल फाइंड 1837, बट 1832 इज़ मोर अप्रोप्रिएट, मोर करेक्ट। दोस्तों जो इसका टाइम पीरियड है 1798 से स्टार्ट होता है और जनरली 1732 तक माना जाता है। कहीं कहीं किसी बुक्स में आपको 37 भी मिल सकता है। 37 में, क्योंकि यहाँ से हमारा विक्टोरियन एरा की शुरुआत हो जाती है,
तो इसलिए इसे 37 भी जनरली हम कंसिडर कर लेते हैं। दोस्तों 1837 से 1901 तक जो हमारी विक्टोरियन एज है। चलिए, शुरुआत 1798 से मानी जाती है। वाई इट इज़ कंसिडर्ड द स्टार्टिंग ऑफ रोमांटिक पीरियड? बिकॉज लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड इन 1798 एज यू ऑल नो। चलिए दोस्तों, आगे शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, हु इज़ कैरेक्टरिस्टिकली नोन एज द रियलिस्टिक रोमांटिसिस्ट? ऑप्शंस आर वाल्टर स्कॉट, अलेक्जेंडर पॉप, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन। किसके बारे में कहा गया है रियलिस्टिक रोमांटिसिस्ट कौन है? तो दोस्तों आपके क्वेश्चन का आंसर है ए, वाल्टर स्कॉट। वाल्टर स्कॉट के आगे बढ़ने से पहले वाल्टर स्कॉट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वाल्टर स्कॉट इज़ नोन एज फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल किसे कहा जाता है तो वो नाम है वाल्टर स्कॉट का। अब क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए, आ सकता है, वाल्टर स्कॉट, स्कॉट मतलब क्यों कहा जाता है इन्हें? बिकॉज ही वॉज ए स्कॉटिश राइटर, ही वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड। और इनके फेमस ही इज़ नॉन फॉर बेवरली नॉवेल्स। दोस्तों बेवरली नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। इनकी पूरी एक सीरीज़ थी हिस्टोरिकल नॉवेल्स की जिसके बारे में ये फेमस है, जिसके लिए। तो इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1771 एंड ही वॉज डाइड इन 1832 एंड this year is considered the last year of romantic era, ending of romantic era, because he died in 1832। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 in front of you, Satanic school was the term applied by which of the following poets in his Vision of Judgment 1822? सैटेनिक स्कूल दोस्तों, पहले सैटेनिक स्कूल के बारे में हम जान लेते हैं। सैटेनिक स्कूल जो टर्म है वो इन्होंने पूछा है, वो किसने दी है? पीबी शैले, रॉबर्ट सदी, जॉन कीट्स और विलियम हैजलिट। चलिए दोस्तों बता देते हैं। सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट सदी इन हिज बुक अ विजन ऑफ जजमेंट। दोस्तों रॉबर्ट सदी जो कि पोएट लॉरिएट भी थे उस समय, याद रखिएगा, पोएट लॉरिएट थे ये। और ये कौन, कब से कब तक पोएट लॉरिएट रहे हैं दोस्तों? 1813 से 43 तक। और 43 में कौन आ गया था? 43 में वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरिएट टिल हिज डेथ 1850 एंड आफ्टर दैट टेनिसन बिकेम द पोएट लॉरिएट। ये पूरी एक सीरीज़ है तो आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट राइटर्स की। तो इसमें जो है इन्होंने सैटेनिक स्कूल जो टर्म दी थी वो विजन ऑफ जजमेंट में दी थी। और इसके जो मेन राइटर इन्होंने बताया था बायरन एंड शैले। दोस्तों बायरन और शैले क्योंकि रेवोल्यूशनरी राइटर्स थे और इन्होंने जो कुछ रेवोल्यूशनरी वर्क लिखे थे, इसलिए इनके दोनों के जो स्टाइल के लिए इन्हें सैटेनिक स्कूल में इन्होंने कंसिडर किया था रॉबर्ट सदी ने। आई होप ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। The limits of the Romantic movement in England are often set arbitrarily at 1798, the date of the publication of the lyrical ballad, and दोस्तों शुरुआत हमने आपको बताया था लिरिकल बैलेड के बारे में, यहाँ पर जिक्र आ गया है। लिरिकल बैलेड 1798 से स्टार्ट हुई थी। एंडिंग कब मानते हैं? 1824 द ईयर ऑफ लॉर्ड बायरन्स डेथ, 1834 द ईयर ऑफ सेंट एस टी कॉलरिज डेथ, 1850 द ईयर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डेथ और 1832 द ईयर ऑफ वाल्टर स्कॉट डेथ। तो आंसर जैसा हमने बताया था आपको 1832 ही होगा इसका। द आंसर इज डी, 1832 द ईयर ऑफ वाल्टर स्कॉट्स डेथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले लिरिकल बैलेड के बारे में हम आपसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लिरिकल बैलेड, द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड केम इन 1798 एंड दिस ईयर इज कंसिडर्ड एज द स्टार्टिंग ऑफ रोमांटिक एज और रोमांटिक एरा इन इंग्लिश लिटरेचर। टोटल पोएम्स इन लिरिकल बैलेड वर 23 in first edition. There were 23 total poems. 19 were composed by Wordsworth and 4 of them were considered by S.T. Coleridge. जी दोस्तों 19 poems जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 14 लिखी थी S.T. Coleridge ने. The first poem of the collection was Rime of the Ancient Mariner, which was composed by S.T. Coleridge, and the last poem of this collection was Tintern Abbey, which was written by Wordsworth. दोस्तों याद रखिएगा जो पहली पोएम है वो कॉलरिज ने लिखी है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर, एंड द लास्ट पोएम जो आखिरी पोएम थी वो टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। तो दोस्तों याद रखना है जिसको जो इसका सेकंड एडिशन आया था दोस्तों वो 1800 में आया था, ये भी याद रखिएगा। एंड इन सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस इन इट,
दैट। जी दोस्तों, ये भी याद रखने वाली बात है। प्रीफेस इन्होंने 1800 में जो इसका सेकंड एडिशन आया था उसमें इन्होंने क्या ऐड किया था? प्रीफेस वॉज एडेड। इन दैट प्रीफेस वर्ड्सवर्थ गेव हिज थियरी ऑफ पोएट्री। चलिए दोस्तों, आई होप सारी चीज़ें याद रहेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिरिकल बैलेट से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें या रोमांटिक एरा से क्वेश्चन जो बनते हैं वो सब हमने डिस्कस कर दिया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ और आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। एंड if you visit our channel, in our playlist you will find the important videos of MCQ series। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के important राइटर्स पर MCQ सीरीज हम लेकर आए हैं, जहाँ पर पी बी शैले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, मिल्टन एंड शेक्सपियर, आप सभी तमाम राइटर्स जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके ऊपर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 in front of your screen। W.M. Thackeray satirized the Silver Fox School delightfully in his parody entitled A Novels by Rustic Hands, Novel by No Caliber Hands, Novels by Rubbish Hands, Novels by Eminent Hands। दोस्तों, सिल्वर फॉक स्कूल जो है उसे जान लेते हैं, इसे फैशनेबल नॉवेल्स भी कहा जाता है। सिल्वर फॉक नॉवेल्स को फैशनेबल नॉवेल्स भी कहा जाता है बिकॉज दे वर रिटन फॉर अपर क्लास। दोस्तों, अपर क्लास के लिए लिखे जाते थे। और W.M. ठैकरे के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इनका पूरा नाम क्या है? विलियम मेकपीस ठैकरे। इनका जो जन्म हुआ था 1811 में हुआ था एंड ही वॉज डाइड इन 1863। तो दोस्तों, इन्होंने सेटराइज किया था, इन्होंने इसे सटायर इसकी एक व्यंग किया था इसके ऊपर, और वो इंटाइटल्ड क्या पैरोडी का इनका टाइटल दिया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पहले इसका आंसर बता देते हैं। योर आंसर इज डी, द नॉवेल्स बाय एमिनेंट हैंड। दोस्तों, इसका दूसरा नाम फैशनेबल नॉवेल्स भी है, ये आपको याद रखना है। फैशनेबल नॉवेल्स बिकॉज दे वर रिटन ऑन द अपर क्लास, जो इनकी थीम्स होती थी वो अपर क्लास के ऊपर लिखी जाती थी। एंड दिस टर्म वॉज कॉइंड बाय सिल्वर फॉक। जो टर्म थी वो दोस्तों किसने कॉइन की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विलियम हैजलिट ने की थी। दोस्तों, प्लीज़ राइट दिस पॉइंट। द टर्म सिल्वर फॉक स्कूल वॉज कॉइंड बाय विलियम हैजलिट इन हिज आर्टिकल रिटन इन 1827। और इसे दूसरा इसका नाम क्या है? फैशनेबल स्कूल है। ये चीज़ें याद रखनी है। और W.H. ठैकरे ने इन्हें सेटराइज किया था नॉवेल्स बाय इमिनेंट हैंड में। और ये जो हमारे राइटर हैं ये W.M. ठैकरे, ये किस लिए जाने जाते हैं? दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा एक नॉवल का, वैनिटी फेयर। जी हाँ दोस्तों, वैनिटी फेयर के राइटर हैं। इसका सब टाइटल वैनिटी फेयर का है, अ नॉवल विदाउट हीरो, एंड इट वॉज रिटन इन 47 एंड 48। ये सीरीज़ के रूप में आया था, सीरीज़ फॉर्म में पब्लिश हुआ था 1847-48। दोस्तों, तमाम ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द नॉवेलिस्ट ऑफ सिल्वर फॉक स्कूल इज़ करेक्ट। ये पूरी एक सीरीज़ दी है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम आपको सीधा सीधा इसका करेक्ट आंसर बता देंगे। इसका जो आंसर है वो बी है, फ्रांसिस ट्रोलॉप, लेडी कैरोलाइन, लैम बेंजामिन डिज़राइल एंड मार्गरेट ओलिफेंट। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। हु स्टार्टेड अ जर्नल द मॉर्निंग क्रॉनिकल इन 1769। मॉर्निंग क्रॉनिकल जो जर्नल था वो किसने स्टार्ट किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वुडफॉल, चार्ल्स लैम, बेनेजो एलियट। दोस्तों, द करेक्ट आंसर इज विलियम वुडफॉल, इसे याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। Question number 7. I firmly believe that the poetical performance of Wordsworth is after that of Shakespeare and Milton, of which all the world now recognize the truth, undoubtedly the most considerable in our language from Elizabethan age to the present time। दोस्तों, मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये कमेंट किया था। किसके बारे में इन्होंने किया था? ये कहते हैं मिल्टन ऑफ विच कंसिडर्ड द, ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली थी। हु स्पोक दीज वर्ड्स इन प्रेज ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के बारे में इन्होंने बात बोली थी, और इवन इन्होंने ये खुद बिलोंग करते थे विक्टोरियन एरा से। उन्होंने कहा था कि जो शेक्सपियर और मिल्टन के बाद अगर कोई
बेस्ट राइटर है, कोई पॉयनियर है इस फील्ड में, सबसे ऊपर अगर हम किसी को रख सकते हैं तो वर्ड्सवर्थ हैं वो। अपनी एज तक में भी इन्होंने ऐसे कंसिडर किया था, तो ही एडमायर्ड वर्ड्सवर्थ। ओके, चलिए दोस्तों याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। Question number 8 in front of you. Not in vain by day or starlight does from my first dawn of childhood didst thou intertwine for me the passion that built up our human soul, invoking the wisdom of the spirit of the universe who wrote these lines. दोस्तों ये लाइन किसने लिखी हैं, आपका क्वेश्चन है। वर्ड्सवर्थ की ये लाइन है दोस्तों, और ये ली गई हैं द प्रिल्यूड से। दोस्तों याद रखना है, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द Wordsworth's famous poem Prelude, which was completed in 1805, but it was published in 1850 after his death. It was published by his wife. ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, let's move to the next question. Question number 9. Which of the following arrangement of the successful journals is in the correct chronological order? आपको बताना है कौन सा करेक्ट chronological order में है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी। यस, डी इज़ द करेक्ट आंसर। द मॉर्निंग पोस्ट। दोस्तों द मॉर्निंग पोस्ट 1772 में आया था, और ये किसने लिखा था, ये जॉन बेल ने। ये दोस्तों जॉन बेल ने स्टार्ट किया था। द टाइम्स वॉज स्टार्टेड इन 1785। टाइम्स जो है 1785 में, और ये जॉन वॉल्टर ने स्टार्ट किया था। दोस्तों ये याद रखिएगा। द एडनबर्ग रिव्यू इट वॉज स्टार्टेड इन 1802। ठीक है दोस्तों, फ्रांसिस जेफरे ने किया था। और लास्ट है ब्लैकवुड मैगजीन, इट वाज स्टार्टेड इन 1817 बाय विलियम ब्लैकवुड। दोस्तों ये इसकी करेक्ट सीरीज़ है, आप नोट कर लीजिएगा इसे। 1772, 1785, 1802 और 1718। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 in front of your screen. Which of the following Whig quarterly founded in 1802 is notorious for its बैटिंग अटैक ऑन वर्ड्सवर्थ कॉलेज एंड अदर लेक पोएट्स? दोस्तों अब लेकर्स जो है ये एक टर्म थी, एक फ्रेज था जो यूज़ हुआ था लेक पोएट्स के लिए। द लेक पोएट्स वर पोएट्स हु वर लिविंग हु लिव्ड इन लेक डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें कौन कौन से नाम आते हैं? वर्ड्सवर्थ कॉलेज एंड सदे, दीज आर द राइटर्स हु वर कॉल्ड लेकर्स और द लेक पोएट्स। तो दोस्तों इसका आंसर क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं लंदन मैगजीन, एडिनबर्ग रिव्यू, वेस्टमिंस्टर रिव्यू, मॉर्निंग क्रॉनिकल। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, एडिनबर्ग रिव्यू। एडिनबर्ग रिव्यू जो हमने अभी आपको बताया था 1802 में स्टार्ट हुआ था, इसी में ये टर्म हुई थी, यूज़ की गई थी लेकर्स, और इनके ऊपर अटैक किया गया था, इन्हें क्रिटिसाइज किया गया था। एंड इट वॉज अ विग क्वार्टरली एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय फ्रांसिस जेफरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस लाइन है दोस्तों, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। हु सेड दिस इन द टास्क? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी ये पोएम है द टास्क। आपको बताना है ये किसने लिखी है पोएम, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। दोस्तों बहुत ही फेमस पोएम है वर्ड्सवर्थ, और काफ़ी लोगों ने इनसे इंस्पायर होकर अपनी पोएम लिखी हैं। विलियम कूपर, हैने खावले, जॉर्ज क्रैब और जॉन थॉमसन। तो आंसर है दोस्तों ए, विलियम कूपर। थोड़ा सा द टास्क के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ अ बुक पब्लिश्ड इन 1785 एंड द टास्क वॉज पब्लिश्ड इन 6 बुक्स, डिवाइडेड इंटू 6 बुक्स और पार्ट्स। आप कह सकते हैं 6 बुक्स में है। द टास्क इज़ अ पोएम इन 6 बुक्स पब्लिश्ड इन 1785 एंड इट वॉज रिटन बाय विलियम कूपर। दोस्तों कितनी शानदार लाइन है, गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने गांव बनाए हैं, एंड मैन मेड द टाउन, और हम इंसानों ने ये शहर बना दिए। उसकी जो प्रकृति है, जो नेचर से हमने खिलवाड़ कर दिया। चलिए दोस्तों, खेतों में कारखाने उगा दिए हैं मनुष्य ने। तो विलियम कूपर की शानदार लाइन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 in front of your screen. How sweet I roamed from field to field and tasted all the summer's pride, till I the prince of love behold, who is the sunny beams did glide. दोस्तों ये फेमस लाइन है, ये किसने कही है आपको बताना है। Who wrote this famous lines? थॉमस चैटरटन, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लैक और विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों सी इज़ योर करेक्ट आंसर, विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक दोस्तों फेमस राइटर हैं, ट्रांजिशन, इन्हें रोमांटिक राइटर भी कहा जाता है, और बेसिकली ये ट्रांजिशन पीरियड के
एक बड़े राइटर हैं जो न्यू क्लासिकल एज और रोमांटिक पीरियड के बीच का जो टाइम था उसके इनका जो 1757 में ये बॉर्न हुए थे एंड ही वॉज डाइड इन 1827। और दोस्तों ये जो इनकी जो पोएम ली गई है, ये जो लाइन्स ली गई हैं, ये लिया गया है पोएटिकल स्केचेस। इनकी जो वर्क था पोएटिकल स्केचेस, इट वाज पब्लिश्ड इन 1783। दोस्तों ये याद रखिएगा, विलियम ब्लेक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिन्होंने विलियम ब्लेक ने लैम लिखा है, टाइगर लिखा है, चिमनी स्वीपर, बहुत सारी इंग्लिश की फेमस पोएम्स लिखी हैं। Next question, which of the following poems by S.T. Coleridge was included in the first edition of Lyrical Ballad published anonymously in Brussels in 1798? कौन सी पोएम इनकी ली गई थी दोस्तों? आपके सामने ऑप्शंस है राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर, कुबला खान, क्रिस्टेबल पार्ट 1 एंड फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। एंड योर करेक्ट आंसर इज ए, राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइन। हमने पहले ही बताया था, लिरिकल बैलेड का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो 1798 में आया था एंड इट वॉज द फर्स्ट पोएम पब्लिश्ड इन दिस बुक। दोस्तों ये याद रखिएगा। और टोटल हमने बताया था लिरिकल बैलेड में 23 पोएम्स थी, जिसमें से 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी एंड जो 4 पोएम्स थी वो किसने लिखी थी दोस्तों? एस.टी. कॉलरिज ने। एंड राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर वाज द फर्स्ट पोएम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। द कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री is a derisive epithet applied by Scott reviewers as the title of the series of the articles in। ये जो कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री है ये किसके लिए, किस मैगजीन में यूज़ हुआ था? एडनबर्ग रिव्यू, फेसर्स मैगजीन, क्रॉनहिल मैगजीन या ब्लैकवुड मैगजीन? दोस्तों तो इसका जो आंसर है वो डी है, ब्लैकवुड मैगजीन। और इसके बारे में हमने आपको बताया था, ब्लैकवुड मैगजीन में जो यूज़ हुआ था टर्म कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री, ये बेसिकली ले हंट और जॉन कीट्स के लिए यूज़ हुआ था। हैजलिट भी दोस्तों इसी में इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया गया था इन्हें, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड दे वर क्रिटिसाइज फॉर देयर लो डिक्शन। दोस्तों लो डिक्शन की वजह से, यानी उनकी जो भाषा थी वो इसे गंवार भाषा कहकर इन्होंने संबोधित किया था एंड दैट्स वाई दे वर कॉल्ड कॉकने स्कूल। तो दोस्तों आई होप आप याद रखेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 in front of your screen. The term Lake School was first used by Derisable in। लेक स्कूल हमने पहले भी बताया आपको दोस्तों, लेक पोएट्स है जो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सदे के लिए यूज़ हुआ है। कहाँ यूज़ हुआ था? एडनबर्ग रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू, पंच, द चर्म। एंड द 15 का जो आंसर है दैट इज़ ए, एडनबर्ग रिव्यू। दोस्तों एडनबर्ग रिव्यू हमने पहले ही बताया था 1802 में जो स्टार्ट हुआ था, इसी में इन्होंने लेक पोएट्स के बारे में बात की थी। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सदी लेक पोएट्स हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। द टर्म अलेक्जेंडर पॉप यूज्ड फॉर द लिटरेरी टेक्निक ऑफ रोमांटिसिस्ट। कौन सी जो टर्म है इन्होंने यूज़ की थी? नेचर सेंसिटाइज्ड, नेचर एक्सप्लॉयटेड, नेचर मेथडाइज्ड, नेचर नेचुरलाइज्ड। दोस्तों द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, नेचर मेथडाइज्ड। और ये कहाँ लिखा था इन्होंने? इनकी एक पोएम थी दोस्तों फेमस, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये जो इनकी पोएम थी एस इन क्रिटिसिज्म, यहाँ पर इन्होंने ये बात कही है, नेचर मेथडाइज्ड। ओके, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1711। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 in front of you. Who defines romanticism as the addition of curiosity to the desire of beauty? Very famous and very important definition. Thomas Gray, Walter Pater, William Cowper, George Crabbe। दोस्तों ये जो डेफिनेशन दी थी ये दी थी वॉल्टर पेटर ने। और इन्होंने वाल्टर पेटर फेमस जो आपके विक्टोरियन एरा के क्रिटिक हैं, द क्लासिकल एंड द रोमांटिक इन लिटरेचर, इन्होंने एक अपना लिखा था, एक आर्टिकल जो लिखा है इन्होंने, ऐसे जो लिखा है उसमें ये इन्होंने डेफिनेशन दी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट द रिव्यू ऑफ एंडीमियन 1818 में जो पब्लिश हुई थी, विच वॉज ब्लेम्ड बाय शेली एंड बायरन ग्राउंडलेसली टू बी श्योर फॉर द डेथ ऑफ द जॉन कीट्स। शेली ने कहा भी है कि इनकी जो मौत का कारण था वो जो एंडीमियन, जॉन कीट्स के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। जॉन कीट्स के एंडीमियन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। किसने किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है, जॉन एवरे, जॉन लॉक, जॉन गिब्सन लॉकहार्ट और जॉन विल्सन कुकर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा, ये सही आंसर है। और ये इनका एडनबर्ग रिव्यू जो है, इसमें इन्होंने किसे क्रिटिसाइज़ किया था, एंडीमियन, कीट्स की जो एंडीमियन थी दोस्तों, उसे क्रिटिसाइज़ करने वाले जो आर्टिकल या क्रिटिक जो राइटर थे वो जॉन विल्सन क्रोकर थे, और शैली ने इन्हें ही इनकी मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ रॉबिन रेड ब्रेस्ट इन अ केज पुट्स ऑल हेवन इन रेज, हु sang these words। ये किसकी पोएम है दोस्तों? इट इज़ टेकन फ्रॉम द पोएम विलियम ब्लेक एंड एग्यूराइज ऑफ इनोसेंस। इट वॉज, दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा, एग्यूराइज ऑफ इनोसेंस। इट वॉज रिटन इन 1803 एंड पब्लिश्ड इन 1863। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। इन 1789 द ईयर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, विलियम ब्लेक इशूड। 1789 में कौन सी इनकी जो कलेक्शन था पब्लिश हुआ था? सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल स्केचेस, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस या ट्रायल। दोस्तों सी इज़ योर करेक्ट आंसर। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो आया था 1789 में आया था, और टोटल इसमें 19 पोएम्स थी। ठीक है दोस्तों, चिमनी स्वीपर, शेपर्ड, लैम इनकी फेमस पोएम है। उसके बाद आफ्टर 5 years ही पब्लिश्ड सॉन्ग ऑफ इनोसेंट एंड एक्सपीरियंस। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस और ऐड हो गए थे, 26 पोएम थी उसमें, और वो 1794 में आया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एट स्कूल ही हैड बीन अ प्लेलेस डे ड्रीमर, येट इवन इन दोज डेज ही गैदर्ड अराउंड हिम अ होस्ट ऑफ एडमायरिंग लिसनर्स वंस ही हैड बिगन अ टॉक। वो इतने चार्मिंग थे, या उनकी बातों में वो आकर्षण था, वो अट्रैक्शन था। व्हेन ही यूज्ड टू स्टार्ट स्पीकिंग, पीपल स्टार्ट गैदरिंग अराउंड हिम एंड स्टार्टेड प्रेजिंग हिम। तो ये किसके बारे में बात की गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज, पी.बी. शेले या डी. जॉन कीट्स। दोस्तों ये बात हो रही है एस.टी. कॉलरिज की। बी इज योर आंसर। नेक्स्ट, एन आर्कएंजल अ लिटिल डैमेज्ड, हु यूज दिस फ्रेज फॉर एस.टी. कॉलरिज। ये किसने एस.टी. कॉलरिज के बारे में कहा है? चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स मॉर्गन, चार्ल्स रीड, चार्ल्स लैम। दोस्तों योर आंसर इज चार्ल्स लैम। और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। चार्ल्स लैम ने एक लेटर लिखा था वर्ड्सवर्थ को। जी हाँ दोस्तों, लेटर टू वर्ड्सवर्थ, एंड दिस लेटर वाज रिटन इन 26 April 1816, and in this letter Charles Lamb used this phrase or line, an archangel a little damaged, for his friend S.T. Coleridge। आपको दोस्तों पता होगा ये दोनों एक ही क्राइस्ट हॉस्पिटल जो इनका स्कूल था वहाँ ये दोनों पढ़े थे, और एस.टी. कॉलरिज जो है इनके सीनियर थे दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेटर टू वर्ड्सवर्थ रिटन बाय चार्ल्स लैम, ही वॉज एडिटिंग हिज वर्क, उनका एडिटिंग कर रहे थे किसी वर्क का, और उसी दौरान उन्होंने ये लेटर लिखा था और ये फ्रेज यूज़ किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ शैलीज लिटरेरी वर्क इज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। कौन सा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में है? तो दोस्तों बी योर करेक्ट आंसर, क्वीन मैब, द सेंसी, प्रोमीथियस अनबाउंड और एडोनिस। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी जान लेते हैं। जो क्वीन मैब थी, जो क्वीन मैब है, इनकी पोएम है जो वो आई थी 1813 में। दोस्तों प्रोमीथियस अनबाउंड जो है 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है। जी हाँ दोस्तों, 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है, 1820 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, एडोनिस, एलेजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, पब्लिश्ड इन 1821। स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा है, टोटल 55 स्पेंसरियन स्टेंजाज हैं। और जो दोस्तों इनका द सेंसी है, जो इनकी सेंसी जो वर्क है उसका सेंसी अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स, जो सेंसी है वो 5 एक्ट्स की एक ट्रेजेडी है, एंड इट केम इन 1819। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये आंसर आपका बी हो गया है, आपके ईयर वाइज इन्हें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24,
अ जीनियस मोर प्योरली पोएटिक नेवर एग्जिस्टेड। किसके बारे में ये बात कही गई है? द मैन हु रोट दिस वॉज कीट्स फ्रेंड एंड बाय प्रोफेशन। कीट्स के जो एक दोस्त थे उन्होंने कीट्स के बारे में कहा था, और वो दोस्त कौन है? एस टी कॉलरिज, सर वाल्टर स्कॉट, बेंजामिन रॉबर्ट हेडन और विलियम हेजलेट। तो दोस्तों सी इज योर आंसर। इज अ फेमस पेंटर और उनके फ्रेंड थे, उन्होंने कहा था कि कीट्स जैसा जीनियस आज तक पैदा नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, हम वीडियो के लास्ट में आ गए हैं। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Omit all that is said about him in any mess of mine. His Hyperion is a fine monument and well keep his name. Who instructed this to London publisher after Keats' death in Rome in 23rd February? कीट्स की मौत के बाद किसने ये बात कीट्स के बारे में कही थी? दोस्तों एक राइटर थे जो कीट्स से जिनका हमेशा कंट्रोवर्सी या कॉन्ट्रडिक्शन रहता था, उसके बाद भी उन्होंने मरने के बाद उनके हाइपेरियन की तारीफ की थी। लॉर्ड बायरन, लेहन, जॉन कीट्स या पी शैली। दोस्तों द आंसर इज बी, लॉर्ड बायरन। जो हाइपेरियन थी दोस्तों, ये इनका वर्क था, एन अबेंडेंट एपिक था। 1818 और 19 के आसपास इन्होंने इसे लिखा था, पर ये इनकम्प्लीट था दोस्तों, याद रखिएगा। कीट्स का ये वर्क था, लॉर्ड बायरन ने इसकी तारीफ़ की थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाउ यू फाइंड आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू आर फर्स्ट टाइम ऑन वॉचिंग दिस वीडियो और ऑन आवर चैनल, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दोस्तों पहली बार अगर चैनल पर आए हैं और हमारा कंटेंट आपको सचमुच अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों जल्द आएंगे ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की MCQs सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो, विच इज़ बेस्ड ऑन द विक्टोरियन पीरियड और विक्टोरियन एरा। दोस्तों इससे पहले हमने रोमांटिक एज के ऊपर एक वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की MCQ सीरीज़ की बना दी है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए साथियों, बिना किसी समय को गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट टुडेज वीडियो, द विक्टोरियन एरा। सबसे पहले आइए देख लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम स्पैम आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है 1837 टू 1901। दिस इज़ विक्टोरियन एज। दोस्तों इससे पहले हमने रोमांटिक एज के बारे में एक वीडियो बनाई थी, रोमांटिक एरा, आप देख सकते हैं। उसका जो टाइम पीरियड है सभी को पता है, 1798 से 1832 और 37। जी हाँ दोस्तों, दोनों टाइम पीरियड मिलेंगे। 32 ज़्यादातर मिलता है, कहीं कहीं आपको 37 भी मिलता है, बिकॉज 37 से यहाँ स्टार्ट हो जाता है विक्टोरियन पीरियड। दोस्तों एजेस के क्लासिफिकेशन या डिवीज़न के बारे में एक बात मैं बता दूँ। एजेस ऐसा नहीं है कि आज संडे ख़त्म है तो कल मंडे शुरू हो जाएगा। ओवरलैपिंग होती है टाइम पीरियड के बीच में, बट फिर भी हम कुछ टाइम ऐसा ईयर हम बना देते हैं ताकि वो क्लासीफाई हम कर सकें। तो जो रोमांटिक एज का जो टाइम पीरियड है, विच स्टार्ट फ्रॉम 1798, in the same year the lyrical ballad was published, which was written in collaboration by Wordsworth and Coleridge, as you all know। दोस्तों तो ये हम 1832 तक मानते हैं, जहाँ पर वाल्टर स्कॉट की डेथ हुई थी, और ये कहीं कहीं आपको 37 तक भी मिलेगा, क्योंकि 37 से फिर हमारी शुरू हो जाती है विक्टोरियन एरा। आई होप दोनों क्लियर हो गए होंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप UGC, नेट, TGT, PGT, GIC, GDC, UPHSC या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए एजेस से जो क्वेश्चन आते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही एजेस। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं टुडेज़ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो। चलिए दोस्तों देखते हैं। द विक्टोरियन एज इज़ कॉल्ड, किस नाम से या किस चीज़ के लिए जाना जाता है, इसे और पुकारते हैं? द एज ऑफ सीरियस सेंटिमेंटैलिटी, द एरा ऑफ रेस्टलेस एक्टिविटी, द एरा ऑफ स्ट्रगल, द एरा ऑफ पीस। तो दोस्तों आपका आंसर है डी, एन एरा ऑफ पीस। जी हाँ दोस्तों, एक वर्ड याद रखिएगा, पैक्स ब्रिटानिका। जी हाँ दोस्तों, पैक्स ब्रिटानिका ये लैटिन फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है ब्रिटिश पीस। जी हाँ दोस्तों, और ये जो एज है विक्टोरियन एरा, जहाँ पर क्वीन विक्टोरिया रूल कर रही थी, पूरी दुनिया पे उनका राज था, और वो जाने जाता है पैक्स ब्रिटानिका के लिए, पीरियड ऑफ रिलेटिव पीस बिटवीन द ग्रेट पावर्स। ऐसा माना जाता है कि वो जितनी भी अदर पावरफुल कंट्रीज़ थे उनसे उनके पीसफुल
जो थे रिलेशनशिप्स थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश्ड इन 1859 वाज ऑथर्ड बाय, किसने लिखी थी ये, कौन राइटर था इसका? लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डार्विन या विलियम मॉरिस। तो दोस्तों फटाफट देख लेते हैं, आंसर है चार्ल्स डार्विन। जी हाँ दोस्तों, इस बुक के बारे में आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे, सर्वाइवल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट देने वाले चार्ल्स डार्विन। चलिए इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इस बुक को और किस नाम से जाना जाता है? प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया है, चार्ल्स डार्विन से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का सबसे पहले तो हम ईयर लिख लेते हैं, 1833। इट वाज अ रिलीजियस काइंड ऑफ मूवमेंट, ट्रैक्टेरियनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी ऑफ मैन, रिलीजियस एंड एथिकल थॉट्स, एक्सक्लूसिवली रिलीजियस थॉट, मटेरियल इंडस्ट्रियल थॉट्स। दोस्तों रिलीजियस एंड एथिकल, बी इज योर करेक्ट आंसर। जो इनका मेन मोटिव था वो रिलीजियस और एथिकल थॉट्स को प्रमोट करने का था। और इसमें भी इन्होंने किस चीज़ को प्रमोट किया था? कैथोलिक। दोस्तों सुप्रीमेसी ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक डॉक्ट्राइन, पॉलिटी, वर्शिप, हेरिटेज ऑफ कैथोलिक चर्च के ऊपर ये बेस्ड था। इसे टेक्ट्रा मूवमेंट भी कहते हैं, टेक्टेरियनिज्म, ये आपको याद रखना है दोस्तों, नोट कर सकते हैं टेक्टेरियनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको 1833 में था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। इट वाज अ रिलीजियस काइंड ऑफ मूवमेंट बेस्ड ऑन एथिकल थॉट्स। कैथोलिक चर्च के बारे में इन्होंने बताया है। रिलीजियस रिवाइवल इन चर्च ऑफ इंग्लैंड दैट एम्फेसाइज्ड द चर्च कैथोलिक हेरिटेज इन डॉक्ट्राइन, पॉलिटी एंड वर्शिप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज हेडेड बाय, किसने इसे लीड किया था? कार्डिनल न्यूमैन, मैथ्यू आर्नोल्ड, ए सी स्विनबर्न या विलियम थैकरे। तो दोस्तों ए इज योर करेक्ट आंसर, कार्डिनल न्यूमैन। तो दोस्तों कार्डिनल न्यूमैन थे जिन्होंने इसे हेड किया था। अदर फेमस पर्सनालिटीज वर एडवर्ड प्यूसी एंड जॉन केबल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन विक्टोरियन एज वाज। दोस्तों आप जानते हैं विक्टोरियन एरा में आपने सुना है चार्ल्स डिकेंस का नाम, थॉमस हार्डी का नाम। जी हाँ, आप समझ गए हैं मेरे हिंट को। नॉवल, ड्रामा, पोएट्री, एसे। जी हाँ, ए नॉवल। दीज आर द मोस्ट नेम ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवलिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड दे बिलोंग टू विक्टोरियन एरा। दोस्तों दोनों नाम ही विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हैं, दोनों ही फेमस नॉवलिस्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। हु अमंग्स द फॉलोइंग पोएट सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरिएट इन 1850। दोस्तों वर्ड्सवर्थ के बाद 1850 में कौन पोएट लॉरिएट बना था, ये हमारा क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, डिजी रॉसेटी या टेनिसन। करेक्ट आंसर इज टेनिसन। तो दोस्तों आपको ये बता देते हैं 1850 से लेकर 1892 टिल हिज डेथ ये पोजीशन होल्ड की थी पोएट लॉरिएट की, जो थी किसने की थी दोस्तों? टेनिसन ने। वर्ड्सवर्थ का टाइम पीरियड भी जान लेते हैं। 1843 से लेकर 1850 तक वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट रहे थे। और इससे पहले एक और पूछ लिया जाता है कभी कभी दोस्तों, रॉबर्ट सदे। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट सदे जो थे वो 1813 से लेकर 1843 तक रहे थे। दोस्तों तीनों इंपॉर्टेंट राइटर हैं, बैक टू बैक ये बने थे पोएट लॉरिएट, तो आपको इनको तीनों का टाइम पीरियड लिख लेना चाहिए अगर नहीं पता है तो। चलिए लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। पोएम्स बाय टू ब्रदर्स अपीयर्ड इन 1827। दोस्तों 1827 में एक कलेक्शन आया था जिसका नाम था पोएम बाय टू ब्रदर्स कोलैबोरेटेड कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू पोएट्स। किन दो पोएट ने मिलकर इसे लिखा था? टेनिसन आर्नोल्ड, ए बी है टेनिसन रॉबर्ट ब्राउनिंग, सी टेनिसन विद हिज एल्डर ब्रदर चार्ल्स एंड डी रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड एलिजाबेथ ब्राउनिंग। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इज सी, टेनिसन ने अपने बड़े भाई चार्ल्स के साथ मिलकर इसे लिखा था। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। मेडेलाइन अ पिक्टोरियल पोएम विद अ sumptuous imagery was written by। दोस्तों sumptuous का मतलब होता है लेविश, इम्प्रेसिव या भव्य। इमेजरी जिसमें थी, कूट कूट कर भरी हुई थी इमेजरी, ऐसे आप समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ए सी स्विनबर्न, रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम मॉरिस या टेनिसन। और टेनिसन इसका सही आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा ये पोएम 1830 में आई थी एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसका आंसर आपको मुझे बताना है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोएम्स रिटन बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। दोस्तों टेनिसन की ये जो पोएम है, इनके सबके ईयर आपको लिखकर मुझे बताने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क, और यू कैन से प्रैक्टिस क्विज टाइप, जो भी आप इसे समझ लीजिए। आपके लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो को चाहे तो पॉज कर लें, या इसका पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Tennyson, The Princess is a serio-comic attempt to handle the theme that was then known as। दोस्तों इनकी फेमस पोएम एक आई थी, द प्रिंसेस। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रिंसेस के बारे में बताना है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1847, आपको याद रखना है। इसकी थीम बतानी है, लेडी, अ न्यू वुमेन, अ एरोगेंट वुमेन, अ इलिटरल बैले। तो दोस्तों बी, अ न्यू वुमेन। न्यू वुमेन मीन्स मॉडर्न वुमेन, दैट इज़ शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और सारी चीज़ें जो खूबियाँ हो सकती हैं न्यू वुमेन की जो इमेज थी, वो इसमें इन्होंने उभारने की कोशिश की है। उसे अपने वर्क का थीम बनाया बेसिकली। तो न्यू वुमेन इज़ द थीम ऑफ द प्रिंसेस, रिटन बाय टेनिसन इन 1847। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से इसी से क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 11। द प्रिंसेस लिखा गया किस में? ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, 7 लाइन स्टैंजा, और ऑक्टोसिलेबिक मीटर। तो दोस्तों ब्लैंक वर्स इज योर करेक्ट आंसर। ब्लैंक वर्स क्या होता है दोस्तों? 2 अनराइम्ड लाइन्स इन इयम्बिक पेंटामीटर। दोस्तों याद रखना है क्या है। ब्लैंक वर्स में क्या होता है? अनराइम्ड लाइन्स होती हैं, ठीक है। एंड मीटर कौन सा होता है? इयम्बिक पेंटामीटर। दोस्तों इयम्बिक पेंटामीटर इज द मोस्ट यूज मीटर इन इंग्लिश पोइट्री। ये याद रखिएगा, इयम्बिक पेंटामीटर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मीटर है इंग्लिश पोइट्री में। और यहाँ पर ब्लैंक वर्स की बात करें तो अनराइम्ड लाइन्स होती हैं, और अगर दोस्तों यही राइम्ड हो जाए तो ये हीरोइक कपलेट बन जाती है। राइम्ड लाइन्स, 2 राइम्ड लाइन्स इन इयम्बिक पेंटामीटर। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर ए हो गया है। लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। इन मेमोरियम, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये, याद रखिएगा। इन मेमोरियम इज़ अ लॉन्ग सीरीज ऑफ मेडिटेशंस अपॉन द डेथ ऑफ। इन मेमोरियम के बारे में आपको बताते चलते हैं, बहुत ही खास खास जो बातें हैं दोस्तों। ये किसके डेथ पर लिखी थी? पहला तो ये क्वेश्चन है, पी शैले, वर्ड्सवर्थ, किंग अर्थर, या अर्थर हेनरी हेलम। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इसका ईयर नोट कीजिए। 1850 में ये पब्लिश हुई थी। इट वॉज पब्लिश इन 1850, और किसकी याद में लिखी गई थी? इस कैम्ब्रिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलन। दोस्तों कैम्ब्रिज में जब भी पढ़ते थे तो वहाँ इनके एक मित्र बने थे। ही वॉज ऑल्सो अ बडिंग पोएट, वो भी एक उभरते हुए पोएट थे। और जो वो ब्रदर इन लॉ भी होने वाले थे, टेनिसन की जो सिस्टर की शादी थी वो इन्हीं से तय हुई थी। तो दोस्तों बहुत ही क्लोज रिलेशन था इनका। ही वॉज अ फास्ट फ्रेंड ऑफ टेनिसन, ठीक है। और वो रिलेशनशिप में बदलने वाली थी इनकी फ्रेंडशिप, लेकिन उनकी डेथ हो गई। उसी के लिए उन्होंने लिखा मेमोरियम। एंड ही वॉज डाइड इन, कब ये मरे थे दोस्तों? ये भी याद रख सकते हैं आप, 1833 में। और कितनी उम्र थी? एट द एज ऑफ 22। आर्थर हेनरी एलम 22 साल की उम्र में मर गए थे 1933 में। टाइटल ऑफ द पोएम दोस्तों, द वे ऑफ द सोल। जी हाँ, ये याद रखिएगा, द वे ऑफ द सोल, ये टाइटल इन्होंने इसका रखा था, ठीक है दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट और हम देख लेते हैं, इसकी राइम स्कीम जो थी ABBA, ये याद रखिएगा। और टोटल इसमें 133 कैंटोज थे इस पोएम में। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इंक्लूडिंग 1 प्रोलॉग एंड एपिलॉग। अगर एपिलॉग प्रोलॉग को हटा देते हैं तो 131 + 2 हो जाता है एक एपिलॉग और प्रोलॉग। इन दिस सेंस देर आर टोटल 133 कैंटोज इन दिस पोएम। दोस्तों इसे पूरा आप याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस पोएम के बारे में मैंने आपको दे दी है। और एक चीज़ और बता देते हैं, जो क्वीन विक्टोरिया थी, उनकी जो फेवरेट पोएम थी वो इन मेमोरियम थी। जी हाँ दोस्तों, इन मेमोरियम वॉज द फेवरेट पोएम ऑफ क्वीन विक्टोरिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। He could not see the kindly human face, nor ever hear kindly voice, but heard the married shark of wailing ocean fowl, the lake-long roller thundering on the reef. Identify the title of the poem from which these lines have been taken.
तो दोस्तों आपको बताना है ये कौन सी पोएम में से ली गई थी। इनोक हार्डन, इडलीज ऑफ द किंग, द लेडी ऑफ शैलेट, द प्रिंसेस। तो दोस्तों आप ये समझ ही गए होंगे पोएम टेनिसन की हैं। एंड योर आंसर इज ए, इनोक हार्डन। इट वाज पब्लिश्ड इन 1864। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड टेनिसन्स हेरोल्ड। दोस्तों बताना है हेरोल्ड क्या है। अ डिग्री, सोनेट, लॉन्ग नरेटिव पोएम या ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, ये इनका ड्रामा है जो 1876 में आया था। ड्रामा इन 5 एक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर आ रहा है। लॉर्ड टेनिसन रॉट अ कॉमेडी ऑन अ स्टोरी फ्रॉम बेकेशियो। बेकेशियो की एक स्टोरी पर इन्होंने पोएम लिखी थी। आइडेंटिफाई द पोएम। द फैल्कन, द कप, द फॉरेस्टर्स, क्वीन मैरी। दोस्तों इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है फैल्कन। बेटर नॉट बी एट ऑल देन नॉट बी नोबल। तो ये इनका एक सब टाइटल इन्होंने इसे दिया था पोएम को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। गॉड सेव आवर ग्रेशियस क्वीन, लॉन्ग लिव आवर नोबल क्वीन, गॉड सेव द क्वीन। क्वीन के बारे में इन्होंने किसने लिखा है? हु रोट दीज फेमस लाइन्स regarding Queen Victoria's retirement from the public life in his The Victorian Temper, a Study in Literary Culture? Claude de Bessel, William O. Raymond, Jerome Hamilton Beckley, कर्टिस डेल। तो दोस्तों आपका आंसर है सी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है जेरोम हैमलेट बैकले। तो ये इन्होंने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। द विक्टोरियंस हैव बिकम मास्ड वर्ड्स ड्रॉनिंग एंड स्किल्किंग अबाउट अस। तो ये किसने कहा है? जॉन रस्किन, थॉमस कार्लाइल, मैथ्यू आर्नोल्ड, लेनन स्टीवनसन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है दोस्तों ए, जॉन रस्किन। जी हाँ दोस्तों, जॉन रस्किन का जो टाइम पीरियड है 1819 से लेकर 1900 तक है। फेमस फिलोसफर हैं। इनकी एक फेमस बुक है दोस्तों अनटू दिस लास्ट। आपको याद होगा, तो उसी के राइटर हैं, उन्होंने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट फन इट इज़ लिविंग इन सच टाइम्स एज दीज, how could one now go back to the times of old Tory humbug? दोस्तों who claimed the remark in the launching of the Oxford movement in 1853? दोस्तों आंसर आपको बताना है 18 का। किसने कहा है? विक्टर ह्यूगो, जॉन रस्किन, रिचर्ड बर्टन, हरल फ्राउट। दोस्तों डी इज़ योर आंसर, करेक्ट आंसर। कुछ लोगों ने शायद पकड़ ली होगी ये बात। हमने बताया था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है 53 नहीं है, 1833 है। ओके, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंग्लिश रेनेसा ऑफ द 16th सेंचुरी बिकेम रेनेसेंट इन द 19th। दोस्तों जो इंग्लिश रेनेसा था वो क्या हुआ था? इन्होंने बोला है रेनेसेंट हो गया था 19th सेंचुरी में। रेनेसेंट मीन्स पॉपुलर और एक्टिव अगेन। जी हाँ दोस्तों, तो किसने कहा? मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा, जॉन एडिक्टिंग साइमन ने कहा, लेजल स्टीफन ने कहा, जॉन मार्ले ने कहा। 19 का जो आंसर है आपका दोस्तों बी, जॉन एडिंगटन साइमन। ओके दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फेमस लाइन है, देख लेते हैं। लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर। ज्ञान का जो प्रसार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस ड्वेल। लेकिन जो वो ज्ञान विनम्रता श्रद्धा के साथ हो। रेवरेंस मीन्स श्रद्धा, ठीक है। दैट माइंड एंड सोल अकॉर्डिंग टू वेल। और जो ये संगम हो, किसका हो? ये मस्तिष्क और आत्मा का संगम हो। मे मेक वन म्यूज़िक एज बिफोर। दोस्तों देखिए, जो इंडियन फिलॉसफी है और जो हमारे जो धार्मिक जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगी। इंडियन फिलॉसफी में जो कहा गया है, जो आत्मा का संगम है, हृदय, आत्मा और मस्तिष्क के जो संगम को इन्होंने बेस्ट बताया। मीन्स यहाँ पर देखिए म्यूज़िक कहते हैं इसे, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो कहते हैं नॉलेज, ज्ञान का प्रसार हो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो,
लेकिन वो विनम्रता के साथ हो और वो ऐसा हो जो हमारे हृदय तक और हमारी आत्मा तक में मिल जाए उसमें. Who amongst the following poets prays to his whole generation in this prayer, which might be echoed by Victorians of vastly different intellectual persuasion? किसने कहा है? रॉबर्ट ब्राउनी ने कहा, हार्डी ने. किसने कहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20, टेनिसन. और दोस्तों टेनिसन ने किस में कहा, कौन सी पोएम में? इन मेमोरियम, जो इनकी सबसे बेस्ट पोएम में गिनी जाती है, 1850, जो हमने आपको बताया था. चलिए दोस्तों, याद रखिएगा इस पोएम को. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. Identify the appropriate pair of writers who had been the active supporters of utilitarianism in politics turned their attention to the cause of free trade. फ्री ट्रेड का मतलब होता है दोस्तों कर मुक्त व्यापार, है ना. और यूटिलिटेरियनिज्म का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि हर व्यक्ति तक हर सुख सुविधा पहुंच जाए, मतलब समाजवाद का एक कॉन्सेप्ट एक तरीके से जो हो सकता है. उसके बारे में कौन लोग हैं जो बात कर रहे हैं दोस्तों? थॉमस कार्लाइल रस्किन, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, रिचर्ड कॉर्डन एंड जॉन ब्राइट, थॉमस हक्सले एंड एडवर्ड फिट्जराल्ड. तो दोस्तों सी इज योर करेक्ट आंसर, रिचर्ड कॉर्डन एंड जॉन ब्राइट. Let's move to the next question. Question number 22. A great book, History of Civilization in England, was left unfinished because of his premature death in 1862. Who was the writer? दोस्तों ये जो बुक थी ये इनकम्प्लीट रह गई थी. एक राइटर थे, हिस्टोरियन, जो पहले ही मर गए थे. तो उनका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर डी है, हेनरी थॉमस बकल. ठीक है. और इनका जो टाइम पीरियड है 1822 और डेथ आपको बताई दी गई है 1862 में इनकी डेथ हो गई थी. फेमस हिस्टोरियन है ये. Let's move to the next question. Question number 23. Who amongst the following writers is connected with the intellectualism of the utilitarians by immediate descent and by direct moral discipleship? तो दोस्तों सीधा सीधा हम आपको आंसर बता देते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल. फेमस फिलोसोफर हैं ये और इनका टाइम पीरियड आप लोगों को पता होगा शायद 1806 से लेकर 1873 तक. विक्टोरियन एरा के फेमस राइटरों में से, थिंकर्स में से एक है ये. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है. जॉन स्टुअर्ट मिल रॉट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इन 1848? एक बहुत ही फेमस बुक इन्होंने लिखी थी दोस्तों, उसका नाम बता देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी. 2 वॉल्यूम्स में ये बुक आई थी दोस्तों. द सम ऑफ देयर एप्लीकेशंस टू सोशल फिलोसॉफी, ये इसका सब टाइटल था. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है. ही वॉज अ राइटर whose mind had been fashioned in the rationalist school of Gibbon and Buckle. Choose the correct answer. दोस्तों इसका आंसर है आपका है ए, विलियम एडवर्ड हार्टपॉल लेके. जी हाँ दोस्तों, ये हिस्टोरियन थे. और आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है, एंड होती है. हम जल्द ही लेकर आएंगे नई वीडियो आपके लिए. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर. वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों. और स्टे सेफ, वर्क हार्ड, बेस्ट ऑफ लक. See you soon with a new video. Till then, take care. God bless you all.